नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा कल तक आपको लोगों को मैंने नेगेटिव सेंटेंस तक पढ़ाया था। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, जिनकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आपको लगा मिलेगा, यानी जिनमें क्वेश्चन पूछा गया हो, प्रश्न पूछा गया हो। अब प्रश्नवाचक वाक्य भी 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में हमें इन 4 तरह के वाक्यों को अलग अलग नियमों से बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, आइए पहला देखते हैं। पहले तरह का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, पहला प्रकार, उसमें जब क्या शब्द वाक्य के पहले आया हो, यानी अगर सेंटेंस में कोई भी वाक्य हिंदी में आपको मिला हो जिसमें सबसे पहले क्या आया हो, यानी क्या सबसे पहले आया हो सेंटेंस के स्टार्टिंग में। जैसे क्या वह घर जाता है, क्या तुम पानी पीते हो, क्या वह समय से अपना कार्य करता है, यानी वह वाक्य क्या से शुरू हुआ हो, तो उसका रूल है। उस तरह के वाक्यों को हम बनाएंगे। उनके जो नियम है, सबसे पहले हम डू या डस, ठीक है दोस्तों, जो सहायक क्रिया थी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स डू या डस, उनको हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डू या डस में से क्या लगाना है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो हमें डस लगाना होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हमें डू लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो डू या डस लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जैसा मैंने शुरू से आपको कहा है कि कोई भी सेंटेंस आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय पहले ये पहचानिए कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। तो देखिए, वाक्य के अंत में ते हो आया हुआ है, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, और क्या से शुरू हुआ है, यानी यह इंट्रोगेटिव का पहला सेंटेंस हुआ। पहला नियम लगेगा। पहला नियम हमने अभी पढ़ा है कि हमें डू या डस सब्जेक्ट के पहले लगानी होगी। तो पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम यानी यू। तो यू के साथ हमें डू लगाना होता है, क्योंकि यू प्लूरल होता है। आई, वी, यू, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम डू लगाते हैं। तो यहाँ हमें डू लगाना है। डू हो गया। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट हमने पहले चुन लिया है, यू, डू यू। अब इसके बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया। तो दोस्तों, काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो वर्ब खेलने की इंग्लिश हो गई प्ले। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए थी, प्ले हो गया। क्या खेलते हैं? क्रिकेट, CRICKET। डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो तब हमें यह रूल लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार डू या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, जैसा हमने एग्जांपल अभी आपको दिया। दोस्तों, दूसरा नियम है, दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जब प्रश्न सूचक शब्द, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, वाक्य के बीच में आया हो। क्वेश्चन वर्ड का मतलब हमारा है कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ठीक है दोस्तों, ये सारे शब्द क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, प्रश्न सूचक शब्द कहलाते हैं। अगर ये वाक्य के बीच में आए हों तो हम सबसे पहले उन प्रश्न सूचक शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कब आया है तो व्हेन लिखेंगे, कहाँ आया हो तो वेयर, और किसका आया हो तो विच। ठीक है दोस्तों, कैसे आया हो तो हाउ। जो भी प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आया होगा, हमें उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डस लगाना है, जैसा हमने पहले लगाया है ऊपर वाले वाक्य में। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए। वह रोज़ कहाँ जाता है। ठीक है, अब देखिए, वाक्य के अंत में ता है, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कहाँ क्वेश्चन वर्ड है जो कि वाक्य के बीच में आया है,
इसलिए यह प्रश्न सूचक शब्द हुआ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार हमें सबसे पहले उस प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखनी होगी। तो प्रश्न सूचक शब्द यहाँ पर कहाँ आया हुआ है और कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। ठीक है, वेयर हो गया। उसके बाद हमें डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। सब्जेक्ट था वह, दोस्तों काम कौन कर रहा है, वह यानी ही। तो ही के लिए हमें डज लगाना होगा, क्योंकि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमें हमेशा डज लगाना होता है। तो वेयर, डज, फिर सब्जेक्ट है वह यानी ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है गो, जाना। कहाँ जाता है दोस्तों, कहाँ की इंग्लिश हमने लिख लिया है। प्लेस यानी स्थान का नाम तो यहाँ दिया नहीं हुआ है, तो हमारे पास क्या बचा, रोज़ यानी डेली या एवरीडे भी लिख सकते हैं। यानी सेंटेंस हुआ वेयर डज ही गो डेली। ठीक है दोस्तों, आइए अगले रूल की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरा नियम है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन इन चारों के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, हाउ मच मीन्स होता है कितना, विच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी, हुज मीन्स होता है किसका या किसकी। दोस्तों इसकी मीनिंग हमने इसलिए लिख दिया है कि कई बच्चों को इन क्वेश्चन वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होती है, जिससे वो सही तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन्स के साथ लगाया जाता है, जिनको हम गिन सकते हैं। हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगाया जाता है, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। विच मतलब कौन सा या कौन सी, ये सभी के साथ लगा सकते हैं। हुज ये भी सभी के साथ लगा सकते हैं। इसके बाद हमें रिलेटेड नाउन लगाना होता है। रिलेटेड नाउन का मतलब है इन चारों शब्दों जो क्वेश्चन वर्ड्स हमने लिखा है, हाउ मेनी, हाउ मच, विच या हुज, इनके साथ में जो भी शब्द हमारे दिए गए वाक्य में दिया होता है, उसी की इंग्लिश साथ में लिखी जाती है, उसे ही रिलेटेड नाउन कहा जाता है। जैसे कितने बच्चे, तो कितने हाउ मेनी हो गया और बच्चे रिलेटेड नाउन हो गया। कितना पैसा, तो हाउ मच, कितना हाउ मच हो गया और पैसा रिलेटेड नाउन हो गया, यानी हाउ मच मनी। कौन सी पुस्तक, तो विच, कौन सी का विच हो गया और पुस्तक रिलेटेड नाउन हो गया, यानी विच बुक। ठीक है दोस्तों, किसकी कॉपी, किसकी यानी हुज हो गया और कॉपी रिलेटेड नाउन हो गया, यानी हुज कॉपी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों साथ में लिखे जाते हैं। उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें डू या डज का प्रयोग करना है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं। वह कितनी पुस्तकें प्रतिदिन पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, वह कितनी पुस्तकें प्रतिदिन पढ़ता है। सबसे पहले हमें हाउ मेनी, हाउ मच, विच या हुज में से देखना होगा क्या इन चारों में से कोई भी वर्ड इस वाक्य में आया है, तभी ये रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं कितनी यानी हाउ मेनी आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कितनी या कितने हाउ मेनी की ही मीनिंग होती हैं। तो कितनी पुस्तकें काउंट कर सकते हैं, यानी हाउ मेनी हम यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कितने की इंग्लिश हाउ मेनी। उसके बाद हमें रिलेटेड नाउन चाहिए, जैसा भी हमने आपको बताया कि इन शब्दों के साथ वाला जो वर्ड होता है, जो नाउन होता है, वही रिलेटेड नाउन कहलाता है। यानी कितनी पुस्तकें यानी हाउ मेनी बुक्स, ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें डू या डज लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन काम कर रहा है, तो वह पढ़ने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, वह। तो वह सिंगुलर होता है, इसलिए उसके साथ हमें डज लगाना होगा। फिर उसके बाद फिर सब्जेक्ट ही हो गया, फिर वर्ब है पढ़ना यानी रीड। ठीक है दोस्तों, और क्या बचा, प्रतिदिन यानी डेली। हाउ मेनी बुक्स डज ही रीड डेली। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने हाउ मेनी लिखा, क्योंकि कितनी की इंग्लिश हाउ मेनी होती है। फिर से रिलेटेड नाउन जो उसके साथ में नाउन था, पुस्तकें, वो हमने लिख दिया हाउ मेनी बुक्स
फिर डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। सब्जेक्ट हमारा ही था, ही के अनुसार हमने डज लगाया। फिर ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड हो गया, और डेली प्रतिदिन की इंग्लिश हो गई, यानी हाउ मेनी बुक्स डज ही रीड डेली। ठीक है। अब इसमें कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस मिल जाते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता। ठीक है। तो जब सब्जेक्ट ना दिया हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना होगा, अगर इस तरह के सेंटेंस में यानी हाउ मेनी, हाउ मच, विच या हुज वाले सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना दिया हो तो हमें इसकी सहायक क्रिया डू या डज का भी प्रयोग नहीं करना है। इसका ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट ना होने पर हमें डू डज का प्रयोग भी नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, कितनी मछलियाँ पानी से बाहर आती हैं। कितनी मछलियाँ पानी से बाहर आती हैं। देखिए ती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, कितनी आया है यानी हाउ मेनी, हाउ मच वाला वाक्य हुआ। तो कितनी मछलियों को हम काउंट कर सकते हैं, हम इसलिए कितनी की इंग्लिश हाउ मेनी लगाएंगे, यानी हाउ मेनी फिशेस, हाउ मेनी फिशेस। ठीक है, मछलियाँ इसके साथ का रिलेटेड नाउन है, कितनी मछलियाँ, इन दोनों की इंग्लिश हम साथ साथ लिखेंगे। जैसा अभी हमने यहाँ लिखा था कितनी पुस्तकें, हाउ मेनी बुक्स, उसी तरह कितनी मछलियाँ, हाउ मेनी फिशेस। अब इसके बाद देखिए, अब कितनी मछलियों की इंग्लिश हमने लिख दिया हाउ मेनी फिशेस, पानी से बाहर आती हैं। अब इनमें कहीं भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, काम कौन कर रहा है, मछलियाँ कर रही हैं, वो तो हमने नाउन में ले लिया है क्योंकि वो रिलेटेड नाउन है। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है जैसा भी हमने कहा कि सब्जेक्ट ना होने पर डू या डज का प्रयोग भी नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, तो रूल्स क्या हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज प्लस रिलेटेड नाउन, उसके बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाएगी अगर सब्जेक्ट नहीं है तो। ठीक है, यानी सब्जेक्ट ना होने पर हमें डू डज का प्रयोग भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम रिलेटेड नाउन के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब है आना, ठीक है, कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, बाहर आउट, पानी से फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम वाटर। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी फिशेस कम आउट फ्रॉम वाटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, इन वाक्यों में काफ़ी बच्चों की गलतियां होती हैं, काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं हाउ मेनी, हाउ मच में, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और चौथा नियम है हु मीन्स होता है कौन। हु के लिए स्पेशल एक अलग ही रूल है, अलग ही नियम है। हु को हमेशा सिंगुलर माना जाता है क्योंकि हम हु किसी भी सब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम गोज़ टू हाउस। अब राम की जगह पर हम कौन लगा सकते हैं, यानी हु लिख सकते हैं। कौन घर जाता है, हु गोज़ टू हाउस, यानी केवल राम को चेंज किया गया, राम की जगह पर हु लिखा गया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, यानी हु गोज़ टू हाउस। ठीक है, यानी राम सिंगुलर था, उसकी जगह पर हु लिखा गया तो हु भी सिंगुलर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हु आने पर यानी कौन अगर सब सेंटेंस के अंतर्गत आया है, सेंटेंस में आया है, तो उसका नियम है सबसे पहले हम हु लिखते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ईएस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव का इकलौता एक ऐसा नियम है हु जिसमें हम वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। अभी आपने इसके ऊपर के 3 नियम देखे, उनमें कहीं भी क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाई गई थी, लेकिन हु के साथ हमेशा यस या ईएस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और किसी टेंस में नहीं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कविता को कौन पढ़ाता है, कविता को कौन पढ़ाता है। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन आया है यानी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चौथा नियम हु। तो हु हमने पहले लिख दिया। हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब है पढ़ाना यानी टीच,
ठीक है दोस्तों। फिर यस या ईएस, तो हमें टीच में ईएस लगाना होगा क्योंकि लास्ट में सी एच आया है, सी एच आने पर ईएस लगाते हैं। हु टीच किसको? कविता। हु टीच कविता, बस हो गया, हु टीच कविता क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव टू निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो नकारात्मक भी हो, मतलब जिसमें प्रश्न के साथ साथ नकारात्मक यानी नाट भी आया हो। ठीक है दोस्तों, नियम सारे वही हैं जो अभी हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में पढ़े, बस इसमें एक अंतर आता है, यहाँ पर नाट बढ़ जाता है। ठीक है, और नाट को हमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाना है, सब्जेक्ट के पहले कभी नहीं। बहुत सारे लोग डू नॉट, डज नॉट एक साथ लगा देते हैं इंट्रोगेटिव में, लेकिन ध्यान रखिएगा नाट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ठीक है, तो नियम सारे वही हैं, बस नाट का अंतर है। जैसे पहला नियम है, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आया हो, जैसा हमने पहले पढ़ा था, तो डू या डस यानी सहायक क्रिया सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमें नाट जोड़ देना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, नाट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं।